नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाय गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर अपोहन यानी हीमोडायलिसिस। रुधिर अपोहन को शुरू करने से पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिक को जान लेते हैं। पहला तो है किडनी फेलियर। ये कोई रोग है किडनी का। अब नाम से ही पता चल रहा है किडनी फेलियर यानी जो किडनी है वो फेल हो गई है। कोई भी स्टूडेंट है वो फेल क्यों होता है? उसको एक ही काम होता है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है यानी उसको एक ही काम होता है पढ़ाई का। अगर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है तो वो फेल हो जाता है। हमने हार्ट फेलियर में भी ऐसे ही पढ़ा था कि जो हार्ट है, हृदय है, वो यदि अच्छे से काम नहीं करता है, उसको एक ही काम है ब्लड को पंप करना। यदि वो ब्लड को सारे शरीर तक नहीं पहुंचाता है तो वो फेल हो जाता है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब यहाँ शब्द है किडनी फेलियर। अब नाम से पता चल रहा है किडनी फेलियर यानी जो किडनी है उसको एक ही काम दिया गया है कि रुधिर को साफ करना, यानी रुधिर में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालना है। अगर वो किडनी ऐसा नहीं करती है तो ये किडनी का फेलियर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कारण से जो किडनी या वृक्क हैं वो हमारे रुधिर से यदि उत्सर्जी पदार्थों को नहीं निकाल पाते हैं तो ये क्या है, हमारा किडनी फेलियर है। अब यदि किडनी फेल हो जाती है तो हमें पता है हमारे शरीर में दो वृक्क हैं, दो किडनी है। यदि एक फेल हो जाती है तो जो दूसरी है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देती है। लेकिन यदि दोनों ही किडनी खराब हो जाएं, यानी दोनों ही किडनी किसी भी कारण से रुधिर को साफ ना कर सके, रुधिर से जो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर ना निकाल सकें, तो हम क्या करते हैं, जो किडनी है, वृक्क हैं, उनका प्रत्यारोपण करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी बंदा है, यदि उसकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, यहाँ पर उसकी किडनी होती है, यदि वो दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो उसे एक नई किडनी प्रोवाइड की जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वृक्क प्रत्यारोपण में कि शरीर को अनजान व्यक्ति की किडनी चढ़ाना। अब इसमें आप कहोगे कि जो किडनी है वो हमारे रिश्तेदार से, सगे संबंधी से भी ले सकते हैं, तो वो अनजान कैसे हुई? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए होता है और हमारे अंदर जो डीएनए होता है वो तो अलग है। हमारा शरीर जो सोचता है वो सोचता है कि अगर हम नई किडनी लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अनजान है। तो जो किडनी हम और किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अनजान ही रहेगी। वृक्क प्रत्यारोपण में एक और कमी होती है कि कोई भी यदि बंदा है उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं तो वो मान लो जाता है सलमान खान के पास कि किडनी दे दो। तो पहली बात तो सलमान खान देता नहीं है। दूसरी बात कि सलमान खान अगर दे भी देता है उसे किडनी, तो वो किडनी अगर उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, उसे किडनी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा अनजान बन जाएंगी। यानी वो शरीर सोचेगा ये कोई बाहरी चीज है, तो उसकी जो प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो सलमान खान की एंड जो किडनी है उसको खत्म कर देती है। तो जो वृक्क प्रत्यारोपण होता है वो किसमें किया जाता है? जो हमारे सगी संबंधी होते हैं उनमें किया जाता है। सगे संबंधी में क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका और हमारा डीएनए कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। हालांकि बिल्कुल तो अभी भी नहीं मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत तो अलग रहता ही है डीएनए। तो हमारा जो शरीर की प्रतिरक्षी हैं वो उसको खत्म करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन कम डैमेज करती हैं। और अभी हमने जो बात की कि दूसरे व्यक्ति की अगर हम किडनी ले लें तो हमारे शरीर के अंदर जितनी प्रतिरक्षी होती हैं वो उस किडनी को खत्म करने लग जाती हैं। तो ये जो क्रिया होती है दूसरे अनजान व्यक्ति की किडनी को खराब करने की, यानी जब हमारे अंदर प्रत्यारोपण कर दिया गया उसके बाद में वो किडनी खत्म हो जाती है, तो ये जो क्रिया होती है इसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होता है
कि हम कोई भी और किसी की किडनी ले लें और हमें हमारे अंदर प्रत्यारोपित कर दें, तो हमारे जो शरीर की प्रतिरक्षी हैं वो उस किडनी को खत्म करने लग जाएंगी, डैमेज करने लग जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमारी किडनी खराब भी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने सगे संबंधी से किडनी ले लेते हैं। अब सगे संबंधी जैसे भाई बहन या माता पिता है, उनका डीएनए थोड़ा बहुत अलग होता है, तो जो प्रतिरक्षी होती हैं वो धीरे धीरे ही डैमेज करती है किडनी को, एकदम से पूरी किडनी को खत्म नहीं करती है। अब इसके लिए भी एक उपाय है, यानी जब धीरे धीरे प्रतिरक्षी उसको खत्म करने लग जाएंगे तो वो भी एक प्रकार का डैमेज ही हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो जिसके ऊपर भी प्रत्यारोपण होता है, जैसे कोई बंदा है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसे वृक्क की आवश्यकता है, उसे वृक्क प्रोवाइड कर दिया गया, उसे प्रत्यारोपण कर दिया गया। अब उसके सगे संबंधी का ही कर दिया, क्योंकि हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन रोकना है ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन रोकने के लिए उसके सगे संबंधी ने उसे एक किडनी दे दी। अब एक किडनी देने के बाद भी जो प्रतिरक्षी है वो उस किडनी पर धीरे धीरे अटैक करते रहेंगे। तो उस अटैक को रोकने के लिए एक मेडिसिन होती है साइक्लोस्पोरिन। ये जो मेडिसिन होती है ये उस बंदे को, यानी जिसके ऊपर प्रत्यारोपित की गई है, उसको पूरी जिंदगी खानी पड़ती है साइक्लोस्पोरिन। इससे क्या होता है, ये साइक्लोस्पोरिन हमारी प्रतिरक्षी को रोकती है कि ये किडनी हमारी ही है। अब हमें पता है कि जो लीवर है वो क्या करता है, मेडिसिन और ड्रग्स को अवशोषित करता है, यानी जो हम मेडिसिन लेते हैं वो जो जिस ऑर्गन में काम करना होता है वो काम कर लेता है, उसके बाद में क्या होता है, उन मेडिसिन को हमारा लीवर अब्जॉर्व कर लेता है। तो ये हम जो साइक्लोस्पोरिन लेंगे ये किस पर काम करेगा, किडनी पर काम करेगा। तो किडनी पर काम करने के बाद जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है इसका अवशोषण लीवर में हो जाएगा, यानी यकृत में हो जाएगा। अब यकृत क्या करेगा, उसका अवशोषण करके ये जो बाइल जूस बनाता है, पित्त लवण बनाता है, उसके साथ डाल देता है इस मेडिसिन को, और ये इस तरह से हमारे शरीर के बाहर त्याग देता है। तो इस तरह से तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है इसका प्रभाव यहाँ पर किडनी पर कम हो गया, तो हमें दोबारा बार बार जो है वो साइक्लोस्पोरिन लेनी पड़ती है। तो अब बात आ गई डायलिसिस की, यानी रुधिर अपवहन कब किया जाता है। तो जब वृक्क प्रत्यारोपण किया जाता है उससे पहले रुधिर अपवहन किया जाता है। उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कोई भी, मान लो कोई भी बंदा है उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब उसे किडनी की आवश्यकता है, तो उसे 2-3 दिन तक किडनी नहीं मिली है। अब जब वो मर गया है तो उसके एक दिन ही बाद खबर आती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब यदि वो उस समय तक जिंदा रहता, कोई भी जो पहले मरा था वो जिसे किडनी की आवश्यकता थी, वो अगर 2-3 दिन तक जिंदा रहता तो वो जो व्यक्ति है उसकी किडनी उस पर ट्रांसप्लांट की, यानी जो वृक्क है उसको प्रत्यारोपित की जा सकती थी। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसका नाम है अपवहन। अब ये जो अपवहन है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पोरीटेल और एक होता है हीमोडायलिसिस। अब ये जो पोरीटेल डायलिसिस है ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल हीमोडायलिसिस पढ़ना है। हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है, कोई भी बंदा है जैसे बना लेते हैं, अब यदि उस बंदे की किडनी फेल हो गई है या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, उसे किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ गई है, यानी उसको किडनी जो है वो लेनी पड़ रही है, और अब उसके पास किडनी है नहीं, यानी दोनों जो किडनी है वो नष्ट हो गई हैं और उसे किडनी की आवश्यकता है। यानी उसके अंदर पाचन तो हो रहा है और सारी क्रियाएं हो रही है, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है, जो लिवर है वो उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण भी कर रहा है, लेकिन उसको अलग करने की जो किडनी है वो हमारी काम नहीं कर रही है। तो अब इस स्थिति में रुधिर अपवहन की क्रिया कराई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो रोगी है जिसको वृक्क की आवश्यकता है, किडनी की आवश्यकता है, उसका रुधिर लिया जाता है और एक मशीन में डाला जाता है। ये जो मशीन है ये क्या करती है, इस रुधिर को साफ करने का काम करती है, यानी रुधिर को अंदर लेती है और रुधिर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देती है, यानी जो यूरिया युक्त रुधिर है वो अंदर आया। अब ये जो मशीन है ये यूरिया को अलग कर देती है और रुधिर को अलग कर देती है। अब यूरिया को तो इसमें ही रहने देती है और जो रुधिर वापस से साफ हुआ है उसे वापस से इस रोगी के शरीर में
प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, बिल्कुल किडनी की तरह ही कार्य करती है। यानी किडनी में क्या होता है, किडनी में होता क्या है, वृक्क जो है धमनी अंदर प्रविष्ट होती है। वृक्क धमनी अंदर प्रविष्ट होने पर वहां पर लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही रुधिर आया उसमें से यूरिया को अलग कर देते हैं और रुधिर को अलग कर देते हैं। अब रुधिर वापस से चला जाता है, साथ में इसको ऑक्सीजन दे जाता है, तो ये बन जाती है शिरा। इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क शिरा। लेकिन ये तो मशीन है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मशीन है ये केवल एक ही काम करती है, रुधिर को अंदर लेती है, यूरिया युक्त रुधिर को, और यूरिया को अलग कर देती है और रुधिर को अलग कर देती है। और जो रुधिर अलग हुआ है, साफ रुधिर हुआ है, उसे वापस से इस मनुष्य के अंदर डाल दिया जाता है। अब बात आती है कि ये जो रुधिर अपवहन की प्रक्रिया है ये कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। अभी हमने सिंपली वे में पढ़ा कि ये रोगी मनुष्य है, इसके कोई भी शिरा, धमनी या फिर रक्त वाहिका से क्या लिया जाता है, रुधिर लिया जाता है। अब उसे एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन क्या करती है, यूरिया को अलग करती है और रुधिर को अलग करती है, और रुधिर को वापस इसके अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो जो मशीन होती है वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले तो हम रोगी के मनुष्य के शरीर की बात कर लेते हैं। जैसे ये इसका शरीर है। अब जो मशीन यहाँ पर रखी हुई है, उस मशीन में हमें पता है क्या करना होता है। सबसे पहले तो इसकी जो रक्त वाहिका है वहां से एक ट्यूब ली जाती है और उसे डाला जाता है इस मशीन में। तो सबसे पहले हम ट्यूब लेते हैं। तो जो रोगी की कोई भी धमनी है हाथ की, वहां पर ये ट्यूब लगाई जाती है। अब बात आती है कि धमनी में क्यों लगाई जाती है, सिरा में क्यों नहीं लगाई जाती है। हमें पता है सिराएं ऊपर होती है, इनमें रुधिर का दाब कम होता है, लेकिन यहाँ पूरे शरीर का रुधिर साफ करना होता है। इसलिए जो ट्यूब लगाई जाती है वो किस में लगाई जाती है, हमारे हाथ की धमनी में लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम धमनी में ट्यूब लगा देते हैं। ये ट्यूब का क्या करती है, यहाँ रुधिर के अंदर ये जो धमनी है इसमें रुधिर का प्रेशर होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर के कारण ये जो रुधिर है ये इस ट्यूब में चढ़ जाता है। ये ट्यूब किसकी बनी होती है, सेल फोन की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब रुधिर इसके अंदर आ रहा है। अब इस ट्यूब को डाला जाता है इस मशीन के अंदर, डायलिसिस मशीन के अंदर, यानी जो अपवहन की मशीन होती है, अपवहन मशीन होती है, उसके अंदर डाला जाता है। अब इसके अंदर जो डाला जाता है तो ऐसे राउंड लगाए जाते हैं इस ट्यूब के। इससे क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अब ये जो सेलोफोन की ट्यूब इस मशीन के अंदर घूम रही है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ से रुधिर चढ़ता है और इस मशीन में आ जाता है। जैसे इसके अंदर हम ब्लड मान लेते हैं, इसके अंदर ब्लड बह रहा है। अब ब्लड के अंदर हमें पता है यहाँ पर यूरिया बन रहा है, क्योंकि यूरिया को साफ करने के लिए किडनी तो है नहीं। अब किडनी नहीं है तो रुधिर के साथ जो है वो यूरिया बहता रहता है। जैसे हम यहाँ पर यूरिया बना लेते हैं। ये जो यूरिया निकाला जाता है ना, ये 3 से 4 दिन के बाद निकाला जाता है। यानी जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया बन जाता है, अंतिम स्थिति आ जाती है, तब ये क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो किडनी है वो तो 24 घंटे काम करती रहती है। अब यहाँ पर ये जो आदमी है इसने 3 दिन तक किडनी नहीं रखी है। तो जब 3 दिन तक किडनी नहीं रख रखी है तो इसके अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब इस रुधिर के अंदर यूरिया इतना ज़्यादा होता है, अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन की, डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन में अपवहन द्रव भरा जाता है, अपवहनी द्रव। ये जो अपवहनी द्रव होता है ये बिल्कुल हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसके समान होता है। इसको हम लिख लेते हैं अपवहनी द्रव। ये जो अपवहनी द्रव है, अभी हमने बात की, ये किससे बना होता है, बिल्कुल प्लाज्मा के जो संगठन होता है उसका जैसा ही होता है, और इसमें एक भी नाइट्रोजन या अपशिष्ट नहीं होता है।
इसके अंदर एक भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है, ये जो सेलोफेन की ट्यूब होती है ये बिल्कुल पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है, यूरिया के लिए पारगम्य होती है। अभी हमने पढ़ा कि ये जो अपोहनी द्रव है इसके अंदर बिल्कुल भी नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं है, और इस सेलोफोन की ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अपशिष्ट यानी यूरिया है। अब क्या होता है, यहाँ पर जब पारगम्य होती है सेलोफेन की ट्यूब और अंदर यूरिया ज़्यादा यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट ज़्यादा और बाहर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये जो यूरिया होता है ये बाहर इस अपोहनी द्रव में आ जाता है। ये तो आपको पता है, ये विसरण परासरण की क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो ये जो है वो बाहर निकल जाते हैं यूरिया के जो भी कण होते हैं। अब ये रुधिर बिल्कुल साफ हो चुका है। साफ कैसे हो चुका है, इसमें बिल्कुल जो यूरिया है वो सारे बाहर निकल चुके हैं, यानी अंदर भी सांद्रता बिल्कुल समान हो गई है और बाहर भी यानी अपोहनी द्रव में भी समान हो गई है। अब बात आती है कि इस ट्यूब को घुमाया क्यों जाता है, ऐसे राउंड क्यों किया जाता है। राउंड क्यों किया जाता है, ताकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ सके। एक तो सीधी जाए तो उसमें जो यूरिया है वो कम निकलेगा, और एक इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसमें यूरिया की जो निकलने का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। यानी जब शुरू के अंदर प्रविष्ट करता है तो यहाँ पर कुछ मात्रा में यूरिया निकल जाता है, कुछ मात्रा में शेष रह जाता है, थोड़ा सा आगे आता है तो और कुछ निकल जाता है, आगे आता आता जो यूरिया है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यहाँ पर वापस से ये जो ट्यूब है ये किसके अंदर प्रविष्ट करा दी जाती है, इस रोगी मनुष्य के अंदर प्रविष्ट करा दी जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं रुधिर अपवन। इसमें क्या होता है, हमारी बिल्कुल किडनी की तरह ही काम होता है। किडनी क्या करती है, रुधिर को साफ करने का कार्य करती है। रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, उनको बाहर निकालती है। अब यहाँ पर हमने उसके स्थान पर ले लिया अपोहनी द्रव, और यहाँ पर सेलोफोन की ट्यूब ले ली। अब सेलोफोन की ट्यूब जो होती है वो हमारे जल और यूरिया के लिए पारगम्य होती है। तो बाहर तो पहले से प्लाज्मा है, तो अंदर जो प्लाज्मा है वो तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि उसकी बाहर की सांद्रता और अंदर की सांद्रता बिल्कुल समान होती है। और बाहर नाइट्रोजन अपशिष्ट बिल्कुल नहीं होते और अंदर ज्यादा नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमारा जो रुधिर है वो बिल्कुल साफ हो जाता है और वापस से इस रोगी मनुष्य के अंदर प्रविष्ट करा दी जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है 3-4 घंटे तक, क्योंकि पूरे शरीर का रुधिर यहाँ पर साफ करना है। हमारी किडनी तो क्या होती थी 24 घंटे काम करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, ये मशीन बहुत बड़ी होती है, इसके कारण यहाँ पर पूरा रुधिर है वो 3 से 4 घंटे में ही साफ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी रुधिर अपवन की। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, सेलोफोन की ट्यूब जो है वो हाथ की धमनी में लगा दी जाती है। अब यहाँ से यूरिया युक्त रुधिर अंदर आ रहा है। अब ये जो मशीन है इसके अंदर अपोहनी द्रव भरा होता है, ये बिल्कुल प्लाज्मा के समान होता है। और ये सेलोफोन ट्यूब जो है वो हमारे जल और यूरिया के लिए पारगम्य होती है। तो जल के लिए पारगम्य होती है तो आप कहोगे कि प्लाज्मा क्यों नहीं निकलता है। प्लाज्मा क्यों नहीं निकलता है, अब ये बाहर जो मशीन है इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है, अंदर भी प्लाज्मा भरा हुआ है, यानी सांद्रता जो है वो बराबर है, तो प्लाज्मा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यूरिया की सांद्रता अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो यूरिया जो है वो परासरण करके बाहर निकल आएगा। परासरण करके बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये रुधिर धीरे धीरे साफ होता जाएगा और अंत में बिल्कुल साफ होकर वापस रोगी के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है। अब इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जब हम रोगी के अंदर ये रुधिर प्रविष्ट कराते हैं, अब यहाँ पर रुधिर प्रविष्ट कराया तो ये जो अपोहनी द्रव है इसमें क्या हो गया, यूरिया भर चुका है। जैसे यूरिया बाहर आ गया है तो यूरिया यहाँ पर आ गया है। अब ये रुधिर तो बिल्कुल साफ हो गया है, अब आगे चला गया है, लेकिन बाद में ये जो पूरा साइकिल हो जाएगा उसके बाद में दोबारा रुधिर आएगा, तो उसका अपोहन कैसे होगा। यानी इसके अंदर आएगा, उसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर यूरिया होगा और बाहर भी यूरिया होगा, तो यूरिया जो है वो बाहर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो बाहर अपोहनी द्रव भरा होता है इसे टाइम टाइम पर निकाल लिया जाता है।
यानी एक बार आया और अपोहनी द्रव में क्या हो गया, यूरिया भर चुका है। अब जब दोबारा साइकिल चलेगा इसका यूरिया बाहर निकलने का, तो उससे पहले क्या किया जाता है, इस अपोहनी द्रव में जिसमें यूरिया भरा होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और दूसरा अपोहनी द्रव जो शुद्ध अपोहनी द्रव होता है जिसमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं, उसे वापस से डाल दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में और भी कुछ काम होते हैं, उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से ये रोगी के धमनी है और ये पूरा हाथ है। अब यहाँ से जब सेलोफोन की ट्यूब निकाली जाती है, अब हमें पता है कोई भी हम रुधिर बाहर निकालते हैं हमारे शरीर में अगर कट भी लग जाता है और वहां से रुधिर बाहर निकलता है तो उस रुधिर का थक्का बन जाता है, उस रुधिर का क्लोट बन जाता है। अब यहाँ पर जब रुधिर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर संभावना होगी कि जो रुधिर है वो क्लोटिंग करने लग जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, हमें पता है हमारे अंदर भी एक नेचुरल एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिपेरिन कहते हैं। यानी हिपेरिन जब होता है तो उसके कारण हमारे रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो जब यहाँ से सेलोफोन की ट्यूब बाहर निकाली जाती है तो इसके अंदर हिपेरिन मिलाया जाता है ताकि ये जो रुधिर है ये क्लोटिंग ना करने लग जाए, यानी इसका थक्का ना बनने लग जाए। और इसके साथ ही इस रुधिर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया जाता है। यानी ऐसे नहीं है कि बाहर डाल दिया जाता है फ्रीज में भर के, ऐसे नहीं, इस नलिका के अंदर ही रुधिर इस नलिका के अंदर ही रहेगा और उसे बाहर से टेम्परेचर कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसमें बाहर से ही हिपेरिन मिलाया जाएगा ताकि उसके अंदर क्लोट ना बन जाए। तो अब जब ये रुधिर मशीन के अंदर जाएगा तो ये रुधिर क्लोटिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हिपेरिन है। अब यदि उसे वापस लिया जाए तो ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई इसके बाद में कि जो यूरिया है वो अपोहनी द्रव में मिश्रण कर जाता है। उसके बाद में जब ये सेलोफोन की ट्यूब वापस आती है यानी शुद्ध रुधिर वापस आता है तो इसके अंदर अभी भी हिपेरिन मिला हुआ है और ये हमारे शरीर के तापमान से बहुत कम हो गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस रुधिर को वापस से गर्म किया जाता है, यानी शरीर का जो तापमान नेचुरल तापमान है उसके बराबर किया जाता है। तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस रुधिर प्रवेश करेंगे तो हमारे जो अंदर का सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। हमें पता है कि हम जो है वो समतापी जीव है, यानी हमारा तापमान हमेशा समान रहता है 37 डिग्री। रुधिर के शरीर के अंदर तो तापमान उतना ही रहता है लेकिन बाहर से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो वसा की लेयर होती है वो हमारे तापमान को बचा कर रखती है। तो यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस का रुधिर इसके अंदर प्रवेश करा देंगे तो अंदर का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए बाहर से इसे हीटिंग दी जाती है। रुधिर अभी भी सेलोफोन की ट्यूब में ही होता है क्योंकि बाहर निकाल लिया तो वो क्लोट बनाना शुरू कर देता है। तो रुधिर अभी भी सेलोफोन की ट्यूब में है और उसे तापमान दे दिया जाता है। अब बात आती है कि इसमें हिपेरिन मिला हुआ है। चलो हिपेरिन मिला हुआ है तो उससे क्या होता है, हमारा जो रुधिर है वो क्लोट नहीं करेगा। तो अंदर जब रुधिर नलिकाओं में बहेगा तब भी क्लोट नहीं करेगा। अब वो हिपेरिन लगातार हमारे शरीर में मिलता जा रहा है तो वो क्लोटिंग नहीं करेगा और यदि थोड़ा बहुत कट भी लग जाए तो वहां से रुधिर निकलता जाएगा और वहां पर क्लोट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जब इसमें रुधिर वापस प्रविष्ट कराया जाता है तो इसमें एंटी क्लोटिंग फैक्टर जो है हिपेरिन उसके विपरीत मिलाया जाता है, क्लोटिंग फैक्टर मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटी हिपेरिन। तो क्या होता है इसमें, जब रुधिर हम बाहर निकालते हैं तो उसमें हिपेरिन मिलाया जाता है और उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और जब शुद्ध रुधिर वापस डाला जाता है तो एंटी हिपेरिन मिलाया जाता है और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो रुधिर अपोहन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप रोजाना इसी टाइम यानी 3 बजे और 8 बजे रोजाना लाइव आ जाया करो, यहाँ पर लाइव क्लास चलेंगी। अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पर जो नीचे लाइव चैट चल रही है इसमें आप लिख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने जो बायोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर जरूर करना। धन्यवाद।